बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है 5-2 और X2 के हंगामे लास्ट पार्ट। इस तरह वो कम अज़ कम ये जानने की कोशिश कर सकता था कि वो असल रास्ते से कितना हटे हैं, जबकि उसके मातहत तालाब में नहाना चाहते थे। अरे अब रुके हुए क्यों हो? इमरान ने उन लोगों से पूछा। गोते लगाओ ना, एक प्रॉब्लम है इमरान साहब, हावर ने कहा। वो क्या मिस्टर टावर? इमरान ने उसका नाम हस्बे मामूल बिगाड़ते हुए पूछा। हमें इस पानी के बारे में कोई इल्म नहीं कि ये कैसा है, हावर ने कहा। कैसा से क्या मुराद है? इमरान ने कहा। पानी पानी होता है मिस्टर टावर, हावर उसने तस्हीह करते हुए कहा। अगर ये पानी जहरीला है इमरान साहब तो पहना तो दरकरार, इसमें नहाना भी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा एक खतरा और भी है, सफदर ने कहा। वो क्या मिस्टर दफ्तर? इमरान ने सफदर को भी नहीं बख्शा था। क्या पता इस तालाब में जहरीले कीड़े हों, सफदर ने कहा। और ये भी मुमकिन है कि दरिया की तरह यहाँ भी गोश्त और मछलियाँ हों। अरे हाँ ये तो है, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। अब इसका पता कैसे लगाया जाए? चौहान ने कहा। एक तरीका है, जूलिया ने कहा। वो क्या? सफदर ने चौंक कर पूछा। वो ये कि कोई इस पानी को पीकर देखे, जूलिया ने अपनी तजवीज़ की वजाहत करते हुए कहा। तनवीर को पिला दो जूलिया डार्लिंग, इमरान ने हाँक लगाई। शट अप, तनवीर घबराया था। अरे तुम कैसे रकीबी रो सफ़ेद हो? मेरा मतलब है आशिक हो हुबहू मबूसा का एक कहा नहीं मान सकते क्या? मैं शूट कर दूंगा तुमको, तनवीर ने दांत पीसते हुए कहा। यानी पानी पीने की बजाय मुझे मार डालोगे? इमरान ने खौफज़दा लहजे में कहा। इमरान साहब मेरा मतलब ये नहीं था, जूलिया ने कहा, कि हम में से कोई इस तालाब के पानी को ही पीकर देखे। फिर क्या मतलब था? अगर हमें कोई जानदार मिल जाए, मसलन खरगोश वगैरह, तो हम पानी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो जहरीला है या नहीं। तो यूँ कहो ना, इमरान ने जल्दी से कहा। फिर अचानक वो उछलकर उन लोगों से हटकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। क्या हुआ? जूलिया ने पूछा। लड़का हुआ है, अब तुमको मम्मी कहेगा। शट अप, जूलिया घबराई। मगर अगर बदतमीजी से बाज ना आए तो तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। ये ऐसे बाज नहीं आएगा, तनवीर ने आस्तीनें चढ़ाई। फिर कैसे बाज आऊँगा? इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। मैं तुमको उठाकर तालाब में फेंक दूंगा। तनवीर इमरान की तरफ झपटा, लेकिन इमरान ने झुकाई दी और उससे काफ़ी दूर तालाब के किनारे पर खड़े होकर पानी में गौर से देखने लगा। उसे रंग बिरंगी मछलियाँ पानी में तैरती नजर आ रही थी। साफ और शफाफ पानी की तह में पड़े हुए पत्थर, आबी आलूदगी, आबी पौधे साफ सब नजर आ रहे थे। उसने किनखियों से देखा। तनवीर गराता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। फिर उसके हुक्म में आकर वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। उसका इरादा इमरान को धक्का देने का था, लेकिन जैसे ही तनवीर करीब पहुंचा, इमरान बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से हट गया। दूसरे ही लम्हे तनवीर लड़खड़ाता हुआ तालाब में जा गिरा। इमरान के हटने पर उसने रुकने की बड़ी कोशिश की, मगर वो इस तेज़ी से झुका कि 1000 कोशिश के बावजूद वो अपने आप को नहीं संभाल सका और तालाब में जा गिरा। वाह वाह, इमरान तालियां बजाते हुए खुश होकर बोला। इसे कहते हैं पक्का आशिक और मबूसा का मुरीद नंबर 1। मैं मार डालूंगा, तनवीर तैरने की कोशिश करता हुआ बोला। उसके मुंह और नाक में पानी भर गया, इसीलिए वो बौखला गया, वरना वो एक अच्छा तैराक था और क्लब के तैराकी मुकाबले में इनामात भी हासिल किए थे। पहले अपनी जान बचाओ, इमरान ने कहा। गोश्त और मछलियाँ ना तुम्हें चढ़ कर जाएं। अरे, तनवीर के मुंह से निकला। जल्दी करो। सफदर और हावर ने किनारे पर पहुंचकर हाथ बढ़ाते हुए तनवीर से कहा, हाथ दो ताकि तुम्हें ऊपर खींच ले जाए। हाँ ज़रूर दो, इमरान ने कहा। फिर जैसे ही तनवीर का हाथ पकड़ने के लिए झुके, इमरान ने हुक्म से दोनों को पानी में धकेल दिया और वो तनवीर के साथ ही पानी में कई अदद डुबकियाँ खा गए। हावर की नाक में भी पानी घुस गया, इसलिए जब उसने पानी से सर बाहर निकाला तो बौखलाया हुआ था। इमरान ये क्या हरकत है? जूलिया किनारे पर आते हुए बोली। हरकत में बरकत है माय डियर, इमरान ने कहा। तुम पानी के बारे में जानना चाहती थी ना, अब देखो वो बेज़रर है। लेकिन अगर इस तरह से इनमें से किसी को नुकसान पहुंच जाता तो? जूलिया ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। इसका मतलब तब मैं अपने आप को भी तालाब में गिरा देता। इसका मतलब ये हुआ कि तुमको पक्का यकीन था कि इस तालाब का पानी बेज़रर है? जूलिया ने पूछा। मम, मुझे तो इसका भी यकीन है मिस नवोलिया जूलिया मास्टर के इस तालाब की मछलियाँ भी जहरीली नहीं हैं। समझ गई, जूलिया ने कहा, मगर पहले इन लोगों को बाहर निकालो। तालाब ज़्यादा गहरा नहीं, इमरान ने कहा। ये लोग खुद निकल आएंगे। अगर खुद निकल आते तो अब तक हाथ पाँव क्यों मारते? जूलिया ने जल्दी से कहा। इनसे कहो सीधे खड़े हो जाएं। इमरान हाथ पैर ना चलाएं, इमरान ने कहा। ये धोखेबाज है, जूलिया, तनवीर चिल्लाया। इस तरह ये चाहता है कि हम पानी में डूबे मर जाएं। तुम्हारी मर्जी, इमरान ने शाने उचका दिए। तनवीर और हावर बदस्तूर तैर रहे थे, जबकि सफदर ने तैरना बंद कर दिया और सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके मुंह से इत्मीनान की सांस निकल गई। तनवीर, हावर सीधे खड़े हो जाओ, सफदर ने जल्दी से कहा। अब पानी उसकी शानों से नीचे ही था। मरवाना चाहते हो? तनवीर कहते हुए मुड़ा, मगर सफदर को खड़े देखकर वो चौंक पड़ा।
चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर उसने खुद भी सीधा खड़ा होने की कोशिश की और वो उसमें कामयाबी हो गया। अरे वाकई उसने हैरत से कहा, तालाब ज़्यादा गहरा नहीं। मैं हैरान था कि इमरान साहब ने तुमको और फिर हमें धक्का क्यों दे दिया, सल्तन ने कहा। मगर अब बात समझ में आई कि वो पहले ही इस बारे में अंदाज़ा लगा चुके थे। मगर ये तरीका वहशियाना है, तनवीर उकर आया। पागल मत बनो तनवीर, सल्तन ने कहा। दिमाग ठंडा रखो। उनको मालूम है कि इमरान की कोई भी हरकत बेमायने नहीं होती। लानत है उस पर, वो घबरा कर बोला। इमरान पर यह हरकत पर हावर चहका, दोनों पर, तनवीर ने कहा। इसका मतलब है पानी जहरीला नहीं? जूलिया ने उनको आराम से नहाते देखकर पूछा। नहीं, सफदर ने कहा और दूसरों को तालाब में आने के लिए पुकारने लगा। वो लोग लिबास उतार कर तालाब में कूद गए, जबकि इमरान वहाँ से हटकर एक दरख्त के पास इस तरह जा बैठा जैसे ऊँघ हो, मगर वो पूरी तरह से होशियार था और ब्लैक ज़ीरो से बात कर रहा था। आप कहाँ हैं इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो कह रहा था। अब तक आपको यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, 2 घंटे होने वाले हैं। मेरा दिल वो गाना गाना चाह रहा है, काले सिफर, जिसमें कुछ राह भटकने का जिक्र है। मैं राह ही भटकने वाला हूँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या वाकई? हाँ, और अब एक तालाब के किनारे पड़ाव डाल रखा है। सिम बताइए। शुमाल मशरिक 25 डिग्री, इमरान ने गुत्तमनुमा देखते हुए कहा। आप कम से कम 2-2.5 मील इस रास्ते से हटे हुए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कुछ देर बाद कहा। गालिबन वो हिसाब लगा रहा था। हमें किस सिम में बढ़ना होगा? आप इसी तरह सफ़र करें, मगर वापसी का और दायरे नंबर 2 में जिस जगह से निशान है वहाँ से शुमाल ही की तरफ सफ़र करें। गुड, इमरान ने कहा। मैं भी सोच रहा था कि हमको इस निशान से शुमाल की तरफ चलना चाहिए था, शुमाल मशरिक़ की तरफ नहीं। बहरहाल आप इस मिसाल पर अमल कर सकते हैं जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कि लौट के बुद्धू घर को आए, क्या ख्याल है? ऐसा ही करना होगा। कोई ख़तरा तो नहीं है ना? ख़तरा इतना ज़बरदस्त है कि वो सब इसमें डूबे हुए हैं। आपका मतलब ये है कि जिस तालाब के किनारे आप रुके हैं वो सब उसी में नहा रहे हैं? तुम बहुत ही समझनाक हो ब्लैक सिफर। आप फ़ौरन ही चल दें तो अंधेरा होने से पहले यहाँ पहुँच सकते हैं। तुम्हें कोई कामयाबी हुई? सरेदस्त कोई नहीं जनाब। नक्शे में उस मुकाम का फिर जायज़ा लो जहाँ कंप्यूटर गिराया गया और जिसकी निशानदेही सुर्ख दायरे के निशान से की गई है। मैं जायज़ा ले चुका हूँ जनाब, यही जगह है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मगर कोशिश के बावजूद मुझे वो चीज़ नज़र नहीं आई। कोई और पार्टी तो नहीं मिली? जी नहीं। वो इलाका कैसा है? ये इलाका जहाँ बस्ती के जले हुए आसार हैं, चट्टानों से भरा पड़ा है और इन चट्टानों पर लंबी लंबी घास है। होशियार रहो, इमरान ने कहा। मुमकिन है कोई इस तरफ पहुँच ही जाए, क्योंकि दूसरी तरफ की पार्टियाँ भी सो नहीं रही होंगी। मैं एक चट्टान पर ही हूँ जनाब, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। अगर आसपास कोई होता तो अब तक वो मुझे नज़र आ गया होता। गुड, इमरान ने कहा। मैं जहाँ से रवाना होने पर तुमको इतला दूंगा। बेहतर, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या मैं तनवीर को सरजनिश करूँ? क्यों? इसलिए कि वो आपसे बात बेबात पर उलझता रहता है। पागल है वो, इमरान ने कहा। मेरा क्या बिगाड़ पाता है? अपना ही कुछ खोता है। वो तो ठीक है जनाब, मगर फिर उसे कुछ तो इस बारे में डांट पड़नी चाहिए। रहने दो, मैं खुद। इमरान का जुमला अधूरा रह गया। उसने जूलिया की चीख सुनी। उसने चौंक कर सामने देखा और उछल कर खड़ा हो गया। तालाब की दूसरी तरफ, जहाँ से फिर जंगल घना होने लगा था, लंबी लंबी कादादम घास में सैकड़ों जंगली लंबे नेज़र कमानों में तीर निस दारी की शक्ल में खड़े हुए थे। क्या बात है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। गालिबन जूलिया चिल्लाई। हाँ, जंगलियों ने हमें घेरे में ले लिया। इमरान ने मुख्तसरन ब्लैक ज़ीरो को सिचुएशन से आगाह किया और उस तरफ खिसकने लगा जिस तरफ सामान के साथ उन्होंने असलहा रखा था। मैं आऊँ? ब्लैक ज़ीरो की चौंकी हुई आवाज़ आई। नहीं, ठहरो, इमरान ने कहा। फिर उसने स्टेनगन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि एक सनसनाता तीर उसके हाथ को छूता हुआ करीब की घास में बेबस हो गया। इमरान ने स्टेनगन उठाने का इरादा मुलतवी कर दिया। हर तरह से फंसे हैं प्यारे, इमरान ने कहा। असलहा इस्तेमाल कीजिए ना। हम लोग असलहा उठा ही नहीं सकते। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो की तफसील से सिचुएशन के बारे में, उसकी निगाहें जंगलियों पर जमी हुई थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। वो सब तालाब से निकल आए थे और इस तरफ सिमट रहे थे। जंगलियों ने उनको इस वक्त तक कुछ नहीं कहा जब तक वो असला से दूर थे, मगर जैसे ही हवा ने स्टेनगन उठानी चाहिए, 2 तीर सनसनाते हुए आए और इसी दरख्त में बेबस हो गए जिसमें एक तीर पहले से लगा हुआ था। रहने तो बेकार है, इमरान ने हावर की तरफ देखकर कहा। क्या हम इस तरह फंस जाएं? तनवीर चिल्लाया। बकौमत इमरान का लहजा दफातन बदल गया। अगर तुम में से किसी ने भी असले को छू लिया तो सबके जिस्म तीरों से छलनी हो जाएंगे। मगर इमरान साहब, सफदर ने कहा, इस तरह तो हम फंस जाएंगे और तालाब में नहा हो जाकर। इमरान घबराया। धक्का आपने दिया था, हावर ने कहा। यह भी मैंने कहा था कि यहाँ रुक जाऊँ। क्यों? इमरान घबराया। क्या मुसीबत है? सफदर ने कहा। खतरा सर पर है और आप लोग बहस कर रहे हैं। फंसना तो अब है ही, चौहान ने कहा। हम लड़ मड़ कर उनके कब्जे में जाएंगे, तनवीर ने कहा। तुम्हें इसकी इजाज़त है? इमरान ने कहा। लहजा सर्दी था। मगर जूलिया ने कहा, हम लोग उनके आने से पहले असला उठाकर दरख्तों की आड़ लेने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, तनवीर ने तायद की। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि हम में से एक आध ज़ख्मी हो जाएगा और बस। वो तीर जहरीले हैं माय डियर, इमरान सर्द लहजे में बोला, और तुम में से कोई भी इतना फुर्तीला नहीं जो तीरों से बचकर स्टेनगन लेकर दरख्त की आड़ में चला जाए। इससे कबल ही दर्जनों तीर जिस्म में घुस चुके होंगे।
गोया अपने आप को इन जंगलियों के हवाले कर दिया जाए, सिद्दीकी ने कहा। इसके अलावा और कोई तरीका जान बचाने का हो तो बतला दो, इमरान ने कहा। उसकी निगाह अब उन घुड़सवार जंगलियों पर थी जो तालाब को चक्कर काट कर उन्हीं की तरफ आ गए। सबसे आगे जो सवार था उसके सिरों पर परिंदों के परों से बना हुआ ताज था और जिसम पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से बनाया हुआ लिबादा नुमा लिबास। उन्होंने उनके गिर्द घेरा डाल दिया। तुम लोग अपने सामान से अलग हो जाओ, घोड़सवारों में से एक ने चिल्लाकर टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा। तुम लोग कौन हो, इमरान ने चिल्लाकर कहा। इस इलाके के मालिक उसी जंगली घुड़सवार ने जवाब दिया। हमसे क्या चाहते हो, इमरान ने पूछा। वो सब एक ही जगह सिमट आए और जूलिया उनके दरमियान में थी। तुम लोग अब कैदी हो, इस जंगली घुड़सवार ने जवाब दिया। फिर मुड़कर पैदल आने वाले जंगलियों किसी ज़ुबान में कुछ कहा। फ़ौरन ही दो जंगली कमाने शाने पर डालकर आगे बढ़े। फिर उन्होंने सामान से स्टेन करने और उसका सारा सामान मैगज़ीन वहाँ से उठाया और वापस हो गए। हम तुम्हारे दोस्त, इमरान ने फिर कहा। नो, कोई गोरी चमड़ी वाला हमारा दोस्त नहीं हो सकता। क्यों, इमरान ने पूछा। सरदार का हुक्म है, उसी जंगली घुड़सवार ने कहा। मैं सरदार से बात करना चाहता हूँ, इमरान ने आगे बढ़कर कहा। कैदी को भी बात करने की इजाज़त नहीं, वो उसी घुड़सवार ने कहा। तुम्हारा सरदार कौन है, एक एक को घूर कर बोला। मैं ही हूँ, इमरान ने चीख कर कहा। बस ठीक है, तुम आगे चलोगे, वो गरा कर बोला और उसके साथ उसे चीख चीख कर उंगलियों से इसी तरह नामानूस ज़ुबान में कुछ कहा और वो उनके गिर्द घेरा तंग करने लगे। चलो आगे बढ़ो, इमरान ने 2 कदम बढ़ाते हुए कहा, वरना ये लोग तो नेज़े मार मार कर छेद डाल देंगे। तुमने फंसवाया है, तनवीर दांत पीसकर बोला। बकवास मत करो, इमरान ने कहा। अरे, दफातर उसी घुड़सवार ने इमरान से कहा जिससे इमरान से बात की थी, अपने सामान को उठाओ और चलो। दफातर इमरान का चेहरा चमकने लगा। सामान से जंगलियों ने सिर्फ उनकी स्टेन करने और मैगज़ीन ही छीना था। दस्ती बम और दीगर असला उनके सामान में ही मौजूद था। शायद वो उसकी बाबत कुछ नहीं जानते थे। इमरान साहब क्यों ना दस्ती बम मारे जाएं, सफदर ने चलते हुए तजवीज़ पेश की और दूसरे भी सर हिलाने लगे। क्या ये तुम चाहते हो कि तुम में से 2 एक कम हो जाएं, इमरान ने सर्द लहजे में पूछा और तनवीर बोल पड़ा। तुम तो ये चाहते हो कि हम सब उनकी खुराक बन जाएं? अहमकाना इकदाम से यही बेहतर है, इमरान गराया। बम न फेंके जाएं, जूलिया ने कहा, मगर कम अज़ कम इस इम्कान का जायज़ा तो लिया जा सकता है कि ये तजवीज़ किस हद तक कारामद है। ज़रूर, इमरान ने उस लहजे में कहा। ये लोग तादाद में कितने हैं? 400-500 तो होंगे ही। अगर बमों के धमाकों के बाद ये अपने नेज़े और तीर हम पर फेंक कर भागे तो जानते हो क्या हश्र होगा? हम 10 बम फेंक कर दरख्तों की जड़ में लेट सकते हैं, हावर ने कहा। इमरान बुरा सा मुँह बनाकर सामने देखने लगा। फिर उनमें से कोई कुछ नहीं बोला। वो जंगलियों के नरहे में पैदल चल रहे थे जबकि उनके घोड़े जंगलियों ने हथिया लिए। मोतू ब्लैक ज़ीरो ने चिल्लाकर कहा। यस सर, चट्टान के नीचे से आवाज़ आई। हमारे साथी खतरे में हैं। मैंने इस बारे में पहले ही आपसे कहा था सर, मोतू ने कहा। अगर वो किसी खतरे में पड़े तो अब तक यहाँ आ जाते। हमें उन्हें बचाना है, ब्लैक ज़ीरो ने नीचे उतरते हुए कहा। खतरा क्या है सर, मोतू ने घोड़ों पर सवार होते हुए पूछा। उनको जंगलियों ने घेर लिया है, ब्लैक ज़ीरो ने बताया और तेज़ी से घोड़े पर सवार होकर उसे एड़ लगा दी। वो किस तरफ है सर? शुमाल मशरिक में, वो 2-2.5 मील के फासले पर, ब्लैक ज़ीरो ने बताया। गालिबन वो पड़ाव डाले हुए होंगे, इसलिए जंगली उन पर काबू पाने में कामयाब हो गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मगर तुम्हें कैसे मालूम? अगर वो मुकाबला करते जनाब तो कम अज़ कम उसकी आवाज़ ज़रूर आती 2 मील दूर से। ये इलाका ऐसा है जनाब, मोतू ने कहा। और फिर हम लोग हल्की से हल्की आवाज़ भी ज़रा सी तवज्जो से सुन लेते हैं। हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हम तो इन जंगलों को पीछे छोड़ आए थे, फिर अब ये कहाँ से आदम के? हो सकता है सर, दरिया पार करने का कोई और रास्ता भी हो, मोतू ने कहा। और वो उसी से दरिया पार करके आपके साथियों की नाक में लगे हुए हों, ताक में लगे हुए हों और जैसे उनको मौका मिला वो वार कर बैठे। बात कुछ ऐसी नज़र आ रही है, ब्लैक ज़ीरो ने घोड़े की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। उनकी तादाद कितनी है सर? 400-500 के लगभग। फिर बहुत मुश्किल है सर। क्या मुश्किल है? उन लोगों को बचाना। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं उनको मौत के मुंह में जाने दूँ? नो सर। फिर क्या कहना चाहते हो? सर, अगर उन लोगों ने आपके साथियों को घेरे में लेकर बांध रखा है तो फिर उनकी रहाई तो मुश्किल है। जाहिर है ऐसा ही होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। सिचुएशन देखने के बाद कुछ करेंगे। हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो बड़ी तेज़ी से सोच रहा था कि इमरान और दूसरे साथियों को किस तरह रिहाई दिलवाई जा सकती है। वो जिस अंदाज में फंसे थे वो हादसा खतरनाक था। इमरान ने जो तफसील बताई थी उसके मुताबिक उनसे सारा असलहा लिया जा चुका था। ऐसी सूरत में वो 400-500 जंगलियों के दरमियान से अपने साथियों को लड़कर तो नहीं छुड़ा सकते थे। इसके लिए हिकमत अमली ही की ज़रूरत थी और वो उन्हें देखे बगैर कोई भी मंसूबा नहीं बना सकता था। 1 घंटे के सफ़र के बाद वो अपने साथियों को देखने में कामयाब हो सके। वो तालाब अबूर कर आए थे और जैसे ही चट्टानी इलाके में दाखिल हुए, मोतू ने उसे रोक दिया। क्या बात है? उसने बेचैनी से पूछा। मैं जंगलियों की बू महसूस कर रहा हूँ सर। क्या तुम सूंघ सकते हो? ब्लैक ज़ीरो चौंका। मेरा मतलब ये था कि सर कि इन जंगलियों के जिस्म से एक अजीब सी बू उठती है और अगर हवा उनके मुखालिफ हो तो दूर ही से उनकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है।
गोया वो हमसे करीब ही हैं। ब्लैक ज़ीरो ने फ़िज़ा को सूंघते हुए कहा और उसने भी एक अजीब सी बू में फ़िज़ा में पा ली। जी हाँ, आइए हम घोड़े उधर बांध कर ऊपर चट्टानों पर चलते हैं। मोतू ने घोड़े से उतरते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने उसकी तकलीफ की। वो इस वक्त एक ऐसे इलाके में मौजूद थे जहाँ दूर दूर तक चट्टानें बिखरी हुई थी और उन पर दरख्त और घास के सिलसिले फैले हुए थे। वो दरख्तों और घास के पौधों की आड़ लेते हुए ऊपर चढ़ने लगे। जूं जूं वो ऊपर चढ़ रहे थे, घोड़ों की टापों की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। फिर वो ऊपर एक मुसल्ले चट्टान पर पहुंच गए। घोड़ों की टापों की आवाज़ उसी चट्टान के नीचे से सुनाई दे रही थी। ब्लैक ज़ीरो ने स्टेन गन को सीधे हाथ में संभाला और आहिस्ता आहिस्ता चट्टान के किनारे पर पहुंचकर दूसरी जानिब झांका और चौंक पड़ा। चट्टान के बिल्कुल नीचे से एक पगडंडी नुमा रास्ता गुजर रहा था और उस रास्ते पर घुड़सवार और पैदल जंगलियों की एक कतार गुजर रही थी। वो दो की तादाद में चल रहे थे। सबसे आगे उसने एक ऐसे लंबे तिरंगे जंगली को देखा जिसने मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों से बना हुआ लिबादा पहन रखा था और सर पर परिंदों के परों का ताज था। उसके पीछे 3 जंगली घोड़ों पर सवार थे और उसके बाद दो की कतार थी। इमरान और उसके साथी पैदल ही चल रहे थे, यहाँ तक कि जूलिया भी पैदल ही चल रही थी, लेकिन उनके कदमों में लड़खड़ाहट या लग्जिश नहीं थी, अलबत्ता चेहरों पर हल्के से खौफ का साया था। सर, हम उन्हें यहाँ नहीं छुड़ा सकते, मोतू ने सर पीछे करते हुए कहा। बहुत आसानी से छुड़ा सकते हैं मोतू, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जैसे ही हमारे साथी उस चट्टान के नीचे पहुंचे, उनके एक सिम से तुम और दूसरी तरफ से मैं फायरिंग शुरू कर देता हूँ। इस तरह उनको बच निकलने का मौका मिल जाएगा। नामुमकिन है सर, मोतू ने कहा। ये जंगली हमसे ज़्यादा उन रास्तों से वाकिफ़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमें फिर घेर लेंगे। ये बात की बात है, मोतू, इमरान और उसके साथी दूसरों को छुड़ाने के बाद ही सोचा जाएगा कि आइंदा क्या करना है। मैं उसका मशवरा नहीं दूंगा सर। वो क्यों मोतू? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। आपका ये इक़दाम मसलहत के ख़िलाफ़ होगा सर। यही तो पूछ रहा हूँ कि कैसे। ये जंगली भी इसी गलत फहमी में मुब्तला हैं कि जिन्हें ये पकड़ चुके हैं उनके अलावा और कोई साथी नहीं है, मोतू ने कहा। यकीनी बात है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, वरना वो हमें तलाश कर चुके होते। हम फायरिंग करके उनको अपने वजूद से आगाह कर देंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह हम अपने साथियों को तो आज़ाद करा लेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और जब तक वो संभल कर दोबारा इस तरफ आएंगे हम छुप चुके होंगे। सर, जैसे ही आप फायरिंग करेंगे जंगली यहाँ से भाग ज़रूर लेंगे, मगर उसके बाद ये पहाड़ों को घेर लेंगे और जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे घेरा ख़त्म नहीं करेंगे। तुम्हारा मशवरा यह है कि इस वक्त खामोश रहा जाए? जी हाँ, मोतू ने कहा, और चुपचाप उनका पीछा करके देखा जाए कि ये कहाँ जाते हैं और उनकी बस्ती कहाँ पर है। हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने सर हिला दिया। बात उसकी समझ में आ गई थी। हकीकत यही थी कि वो इमरान वगैरह को फायरिंग करके नहीं छुड़ा सकता। ये ज़रूर था कि फायरिंग से जंगलियों को नुकसान पहुँचता और वो दाएँ बाएँ भाग लेते। देखिए, इससे इमरान वगैरह को कोई भी फ़ायदा ना होता, क्योंकि उनके पास फ़रार का कोई रास्ता नहीं था। जिस राह पर वो सफ़र कर रहे थे उस पर दाएं तरफ ही यही चट्टानें थी, जिनमें से एक पर वो मौजूद थे और ऐसी बनावट की चट्टानें थी कि इमरान वगैरह उस तरफ से ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, जबकि रास्ते की दूसरी सिम गहरी टहलाने थी। अगर इस तरफ कोई लुढ़क जाता तो शायद उसकी हड्डी पसली ना सिर्फ फेक हो जाती बल्कि उनका सुरमा बन जाता। लिहाजा यही बेहतर था कि वो जंगलियों का ताक़ुब खामोशी से करते चले जाएं और किसी ऐसे मौका के मुंतज़िर रहें जब वो उनको बगैर किसी खतरे से दो चार हुए छुड़ा सकते। फिर सर, क्या हुक्म है? मोतू ने पूछा। इमरान का ताक़ुब करेंगे। वेरी गुड सर, मोतू ने खुश होकर कहा। आपने एक दानिशमंदाना फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला करने की एक और वजह भी है मोतू। वो क्या सर? यही कि अगर हम फायरिंग करके जंगलियों को भगा भी देते हैं तब भी हमारे साथी आज़ाद नहीं हो सकते, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, क्योंकि वो ना तो ढलान पर उतर सकते और ना यहाँ चट्टानों पर चढ़ सकते। इसलिए हमला बेकार जाता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था सर। आओ चलें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये सीधे इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे और हम दूसरी तरफ से उनसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर, मोतू ने कहा और वो नीचे उतरने लगे। घोड़ों तक वो किसी दुश्वारी से दो चार हुए बगैर पहुंच गए। फिर चंद लम्हे बाद वो दोनों दरमियानी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। फ़िज़ा में आग बरस रही थी और हवा के झोंके इस तरह लग रहे थे जैसे वो आतिशफ़िशां के दहाने से निकल रहे हों। जानते हैं सर, ये कौन सा कबीला है? मोतू ने पूछा। गानाहारी या मेकांडी में से कोई होगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मुमकिन है ये वांडेरी हो। ये गानाहारी है सर, तब फिर ये आदमखोर भी हुए? जी हाँ, ये पक्के आदमखोर हैं और हर चांद की चौदहवीं को अपने देवता पर इंसानी भेंट भी चढ़ाते हैं। तो क्या ये उन लोगों को भेंट के लिए ले जा रहे हैं? नो सर, मोतू ने कहा। आपके साथियों के साथ अगर वो लड़की ना होती तो शायद अब तक कई इनके पेटों में पहुंच चुके होते। तुम्हारा मतलब ये है कि जब तक लड़की साथ है उनको कोई गज़िन नहीं पहुंचेगी? ऐसा ही समझ ले सर, मोतू ने कहा। क्या वो किसी की बीवी है? बीवी? ब्लैक ज़ीरो ने सोचा, फिर कहा, हाँ, वो उस अहमक की बीवी है। बस तो वो लोग आपके साथियों को उस वक्त तक ज़िंदा रखेंगे सर जब तक ये लड़की उनके ही मजहबी पेशवा से शादी पर राज़ी नहीं हो जाती। ऐसा तो वो ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। नहीं, उनके अकीदे के मुताबिक ज़बरदस्ती करने से शोहर नाराज़ होगा। शोहर को नाराज़ करने का मतलब ये है कि देवता अपना कहर नाजिल कर दें। अगर वो सारी ज़िंदगी राज़ी ना हो तब? इसके लिए भी एक मुद्दत है, मोतू ने कहा। रिवायतों के मुताबिक 6 माह तक अगर शोहर बीवी को छोड़ने और
बीवी मजहबी पेशवा से शादी पर आमादा ना हो तो सभी को काट कर खा जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि लड़की पेशवा के हिस्से में आती है। ऐसी नौबत आने से कबल ही हम उन्हें रिहा कर लेंगे। उम्मीद यही है सर, मोतू ने कहा। अब पहाड़ियाँ ज़्यादा घनी होती जा रही हैं और वो बतदरीज ऊपर चढ़ रहे थे। अचानक एक चट्टान घूमकर जब वो दूसरी तरफ निकले तो चौंक पड़े। उनके सामने 200 गज नीचे वही रास्ता था जिस पर जंगली आ रहे थे। ब्लैक ज़ीरो घोड़े से उतर पड़ा। मेरा ख्याल है सर वो अभी पीछे है। हाँ, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हम इसलिए तेज़ी से सफ़र किया है ना, इसलिए आगे निकल आए हैं। आइए देखते हैं वो कहाँ तक पहुँचे, मोतू ने कहा और वो चट्टान की आड़ लेकर दूसरी तरफ झांकने लगे। जंगली 200-250 गज दूर थे और अगले 10 मिनट में वो उसी चट्टान के नीचे से गुजरने वाले थे। ब्लैक ज़ीरो ने नीचे देखा। उस चट्टान के ऐन नीचे लंबी लंबी घास थी और रास्ता इतना तंग था कि वो लोग घास के पौधों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिस जगह ब्लैक ज़ीरो खड़ा था उससे चंद कदम के फासले पर एक दरार थी और ब्लैक ज़ीरो की आंखें चमकने लगी। ये चट्टानी दरारें ऐसी थी कि वो रस्से की मदद से नीचे उतर सकते थे। ब्लैक ज़ीरो के जहन में फ़ौरन ही ख्याल उभरा। क्या हुआ सर, मोतू ने पूछा। हम इस चट्टानी दरार से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो कैसे सर? घोड़े को इस दरार के करीब लिया और ब्लैक ज़ीरो ने कहा और उसे अपना सारा मंसूबा समझाने लगा। ये बहुत खतरनाक होगा सर, मोतू ने मंसूबा सुनने के बाद कहा। परवाह मत करो, ब्लैक ज़ीरो ने घोड़े की जेन से नायलॉन की मजबूत डोरी बांधते हुए कहा और फिर उसे मजीद हिदायत देकर वो नीचे उतरता चला गया। नीचे घास पर कदम टिकाते ही उसने रस्से को एक खुदरू पौधे से अटका दिया ताकि वो हवा से उड़ ना सके। फिर तेज़ी से दरार के दहाने पर पहुंच गया। खुद को उसने घास और पौधों में छुपा रखा था। जब जंगली गुजरने लगे तो वो बिल्कुल उनके करीब पहुंच गया। फिर जैसे उसके साथ ही घास और पौधे से टकराते उसके सामने से गुजरे, उसने बड़ी तेज़ी से सफदर और हावर के बाजू पकड़कर उन्हें अंदर घसीटते हुए सरगोशी में कहा। एक्सप्लोर उसी लफ्ज़ का असर था कि ना तो सफदर और हावर के मुँह से कोई लफ्ज़ निकला और ना ही दूसरे साथी ने कुछ कहा। या मुमकिन है उन दोनों के गायब होने को महसूस ही ना कर सके हों। जल्दी करो, ब्लैक ज़ीरो एक्स2 के लहजे में गराया और नायलॉन की डोरी की तरफ इशारा किया। सबसे पहले सफदर चढ़ा, फिर हावर और बाद में ब्लैक ज़ीरो ऊपर पहुंचा। क्या रहा, ब्लैक ज़ीरो ने मोतू से पूछा। आपने बड़ी फुर्ती से काम लिया है सर, मोतू ने कहा। शायद आपके दूसरे साथी उनके गायब होने को महसूस ही नहीं कर सके होंगे। रस्सी लपेटो, ब्लैक ज़ीरो कहता हुआ चट्टान के सिरे की जानिब बढ़ा। जंगली अब दूर निकल चुके थे और उनके चलते रहने से यह जाहिर होता था कि अभी तक इनसे कोई भी उन दोनों की अदम मौजूदगी से आगाह नहीं हो सका। आओ अब चलें, ब्लैक ज़ीरो घोड़ों की तरफ बढ़ता हुआ बोला। सफदर ब्लैक ज़ीरो के पीछे और हावर मोतू के पीछे बैठा था। घोड़े एक बार फिर दौड़ने लगे और इस बार ब्लैक ज़ीरो ने उनकी रफ्तार कुछ और तेज़ कर दी, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि जिस रास्ते से वो अब जा रहे हैं ये उन जंगलियों की गुजरगाह से दूर करता जा रहा है। उसने अपने सच्चे का इजहार मोतू से किया था। यह सर, मोतू ने तायद कि हमारे और जंगलियों के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये रास्ता बतदरीज घूम रहा है। वो सामने दरख्तों का जो झुंड है उसमें हमें रुकना है। ब्लैक ज़ीरो ने हाथ से इशारा किया और हावर और सफदर के सामने वो अपनी एक्स2 वाली मखसूस आवाज़ में बोल रहा था। मोतू ने या तो उसका ख्याल नहीं किया और किया था तो शायद ये सोचकर टाल दिया होगा कि वो अपने साथियों से अपनी शख्सियत छुपाना चाहता है। दरख्तों के झुंड में पहुंचकर वो रुक गया। ब्लैक ज़ीरो ने जेब से नक्शा निकाला और उसे देखने लगा। मोतू भी उसके करीबी घोड़ा ले आया। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना होगा। आगे जाकर ये रास्ता उसी रास्ते से मिल जाएगा जिस पर जंगली जा रहे हैं। खैरियत है सर, हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। आगे जाकर ये रास्ता उसी रास्ते से मिल जाएगा जिस पर जंगली जा रहे हैं। हो सकता है इस रास्ते की बनिस्बत वो रास्ता जिस पर वो सफ़र कर रहे हैं ज़्यादा आरामदेह हो। ऐसा ही होगा सर। चलो फिर, ब्लैक ज़ीरो ने घोड़े को एड़ लगाते हुए कहा और वो एक मरतबा फिर घोड़े दौड़ाने लगे। सूरज अब ढलने लगा मगर उसकी तमाज़त से उसी वक्त निजात मिलती थी जब वो दरख्तों के घने सिलसिले में चलते थे। आपका इरादा क्या है जनाब, सफदर ने पूछ लिया। इमरान और दूसरों को उन जंगलियों से छुड़ाना। वो तादाद में बहुत ज़्यादा हैं जनाब आली, इसके बावजूद तुम दोनों मेरे साथ नज़र आ रहे हो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मेरा मतलब ये था जनाब कि हम लड़ भिड़ कर उनको रिहा नहीं करा सकते, इसीलिए मैंने उस जगह उन पर फायरिंग नहीं की जहाँ से तुम्हें रिहाई दिलवाई, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हम उन लोगों की रिहाइश गाहों को उनका ताक़ुब करेंगे, उसके बाद ही सोचा जाएगा कि उनको किस तरह रिहाई दिलवाई जा सकती है। ये यही ठीक है, सफदर ने कहा। उसको अपने जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ती महसूस हुई। फिर फरीरियाँ से उसके बदन में दौड़ रही थी। आज से पहले वो कभी भी एक्सट्रो के इतने करीब नहीं हुआ था। दफातन मोतू ने उनको रुकने का इशारा किया। क्या बात है, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। अरे सर, मोतू जल्दी से बोला, हमें छुपना है। क्या मतलब? हम अब उसी रास्ते पर आ गए हैं जिस पर जंगली बढ़ रहे हैं, मोतू ने कहा। वो सामने देखते हुए चट्टानों के दरमियान से रास्ता निकल रहा है ना? हाँ ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो उसी रास्ते से आएंगे, वो पहुँचने वाले हैं सर। अब हम उन चट्टानों पर ही उनसे महफूज रह सकते हैं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। जिस रास्ते से जंगलियों की आमद का इम्कान था घोड़ा उसी तरफ मोड़ दिया और वो उस रास्ते के साथ चट्टानों पर चढ़ना चाहता था। चट्टान पर पहुंचकर उन्होंने घोड़े दरख्तों के एक झुंड में इस तरह बांध दिए कि नज़र ना आ सकें। हर वो चट्टान के किनारे पर
लेट कर नीचे देखने लगे। बाएं सिर में 250-300 गज नीचे रास्ते पर वो चले आ रहे थे। सबसे आगे परों के ताज वाले का ही घोड़ा था। फिर वो उनके नीचे से गुजरते चले गए, मगर उनका रुख आगे जाकर रास्ते से हटकर दाएं सिर हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने उस तरफ देखा और चौंक पड़ा। 1.5-2 फरलांग के फासले पर उसे एक ऐसी बस्ती नज़र आ रही थी उसने जल्दी से उठकर दूरबीन निकाली और उस तरफ का जायज़ा लेने लगा। वो 100-150 झोंपड़ियों पर मुश्तमिल बस्ती थी। उसके गिर्द छोटी बड़ी चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ था और आसपास दरख्तों की बहुतायत थी। उनके देखते ही देखते वो लोग बस्ती के करीब पहुंच गए। वो जायज़ा लेता रहा। फिर वो उस वक्त चौंका जब ट्रांसमीटर पर इमरान की आवाज़ उभरी। बस्ती में दाखिल होने से कबल ही सैकड़ों बच्चे और औरतें वहाँ फैले हुए झोंपड़ों से निकल आए। वो सब भी नंग धड़ंग थे, मर्द हों या औरत। सिर्फ नीचे जिस्म पर कपड़ों की पेटियाँ लटकी हुई थी, जबकि पूरा जिस्म नंगा था। वो उन्हें बस्ती में अंदर उस जगह ले गए जहाँ दूसरे झोंपड़ों से बड़ा एक झोंपड़े नुमा मकान बना हुआ था। उस मकान के दरवाजे के आगे लकड़ी का चबूतरा था, जिस पर एक दराज का दुबला पतला आध रेशमी कपड़े का लिबादा पहने हुए खड़ा था। उसकी रंगत स्याह थी, होंठ मोटे मोटे थे और आंखें बेहद चमकदार। वो उन्हीं को घूर रहा था। इमरान की आंखें उसके लिबास को देखते ही चमकने लगी। क्या बात है, बहुत खुश हो? जूलिया ने इमरान से पूछा। उसका लहजा थका सा था। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो समझ लो पूरा हो गया। क्या मतलब? तुम इस आदमी के जिस्म पर मौजूद लिबास को देख रही हो? इमरान ने चबूतरे पर खड़े हुए आदमी की जानिब इशारा किया। हाँ, क्या खास बात है उसके लिबास में? वो जिस कपड़े का बना है वो एक मखसूस कपड़ा है और ऐसा कपड़ा सिर्फ पैराशूट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारा मतलब ये है कि वो लिबास किसी पैराशूट से बनाया गया है? हाँ, और अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम जिस कंप्यूटर की तलाश में आए हैं वो इसी बस्ती में और शायद इसी मकान में होगा। मगर इस वक्त तो हम बेबस हैं। इमरान कभी बेबस नहीं हुआ। इमरान ने अजीब से लहजे में कहा। मुझे सफदर और हावा नज़र नहीं आ रहे। मैंने बहुत देर से उन्हें नहीं देखा, जूलिया ने कहा। चौहान। इमरान ने अपने साथियों पर नज़र डाली। हावर और सफदर कहाँ पर हैं? उनको एक्सटू ले गया इमरान साहब, चौहान ने बताया। क्या मतलब? इमरान बुरी तरह से चौंका। जब हम पहाड़ी रास्ते पर घास के पौधों से उलझते चल रहे थे ना, उस वक्त एक्सटू ने एक जगह उन्हें एक दरार में घसीट लिया। चौहान ने तफसील बतलाई। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दरार में गिर गए हों? जी नहीं, चौहान ने कहा। मैंने एक्सटू की आवाज़ साफ सुनी थी। आप तनवीर और सिद्दीकी से इसकी तस्दीक कर सकते हैं। जी हाँ, चौहान सही कह रहा है, सिद्दीकी ने कहा। और इमरान दिल ही दिल में ब्लैक ज़ीरो को दाद देने लगा कि उसने किस सफाई से उन दोनों को जंगलियों के घेरे से निकाल लिया था। तुम लोग अब रात तक यहाँ रुकोगे? दफातन जंगलियों के सरदार का इशारा पाकर एक घुड़सवार जंगली ने उनके पास आकर कहा। अगर कोई भागा तो उसे जला देगा। हम नहीं भागेंगे, इमरान ने कहा। फिर उनको झोंपड़े की हदूद से बाहर एक खुली जगह में ले जाकर बिठा दिया गया। उनका सामान उनके साथ ही था। कई जंगली उनसे फासले पर पहरे के लिए खड़े कर दिए गए थे। इमरान ने इतराफ़ का जायज़ा लिया। दफातन उसकी निगाह एक दरख्त पर जम गई। ये दरख्त दूसरे दरख्तों से अलग और कम घना था और पहाड़ी चट्टानों के साथ झोंपड़ों से मिला हुआ था। उसने दूरबीन से उसका जायज़ा लिया। अब वो उन बड़ी बड़ी भीड़ों को साफ देख सकता था जो एक बहुत बड़े छत्ते की शक्ल में उस दरख्त पर बैठी हुई थी। इमरान इन भीड़ों से वाकिफ़ था। ये जहरीले डंक वाली भीड़ें थी और जिसे काट लें वो जानदार चंद घंटों में ख़त्म हो जाता था। तुम लोग खाने का सामान निकालो, मैं ज़रा। इमरान ने चंगली उठाते हुए कहा और पेट पकड़े एक दरख्त की आड़ में चला गया। जंगली ने उसे कोई तारुज़ नहीं किया, अलबत्ता उसे देखते रहे। दरख्त की आड़ में जाकर उसने जेब में पड़े ट्रांसमीटर की तरफ मुँह किया और ब्लैक ज़ीरो को पुकारने लगा। हाँ इमरान साहब, कहिए, आप बस्ती में पहुँच गए? ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। हाँ, क्या तुमने उसकी सिचुएशन देखी? अच्छी तरह से जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हम यहाँ आपको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने सब कुछ सोच लिया है, इमरान ने कहा। तुम अब कहाँ पर हो? बस्ती के ऊपर में चट्टानों पर। हावर और सफदर तुम्हारे साथ हैं? जी हाँ। तुमने बस्ती के बाएं सिमत एक कम घना दरख्त देखा है? आप उस दरख्त की बात कर रहे हैं जनाब जिस पर भीड़ों के छतें हैं? हाँ, उसी की, इमरान ने कहा। उसे जहन नशीन कर डालो। कर लिया जनाब। आगे कहिए, क्या मंसूबा है? तुम्हारे साथ यकीनी तौर पर घोड़े होंगे? जी हाँ, मगर सिर्फ 2 घोड़े हैं। तुम्हें 2 घोड़े और हासिल करने होंगे, इमरान ने कहा। और 4 मशालें भी। उनका क्या होगा जनाब? मेरे मंसूबे का अहम तरीन हिस्सा वही है, इमरान ने कहा। घोड़े तो मैं हासिल कर लूँगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उन्होंने अपने और आपके घोड़े जिस जगह बांधे हैं वहाँ वो जगह हमारे नज़दीक है। गुड, तो दोनों घोड़े हासिल कर डालो। मगर मशालें? किसी भी झोंपड़े से तुमको मशालें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जब दोनों चीज़ें हासिल कर ले तो मुझे ट्रांसमीटर पर इतला देना, इमरान ने कहा। इत्तला के लिए सिर्फ सीटी का इशारा देना काफ़ी होगा। बेहतर है जनाब, अपनी घड़ी मेरी घड़ी से मिला लो, इमरान ने कहा। 2:30 बजे हैं। मलाली जनाब, आगे बोलिए। 4 बजे तुमको ऑपरेशन को शुरू करना होगा। वो क्या जनाब?
सबसे पहले तुम सब अपने जिस्म पर लोशन 3 स्प्रे करोगे? ठीक है जनाब, वो मैं अभी करा देता हूँ। अपनी और घोड़ों पर लोशन स्प्रे करने के बाद ठीक 4 बजे तुम भीड़ों वाले दरख्त पर इस तरह पत्थर चलाओगे कि वो उनके झुंड वाले छत्ते में लगे। समझ गया, आप भीड़ों को वहाँ से उड़ाना चाहते हैं। बहुत समझनाक हो गए हो काले सिफर, इमरान ने कहा। मेरा मतलब यही था, जब वो लोग भीड़ों के हमले से घबरा कर झोंपड़ों में घुस जाएं तो तुम सिरे के 2-3 झोंपड़ों को आग दिखा देना। अगर आप उन लोगों को बस्ती से भगाना चाहते हैं तो पहले ही आग क्यों ना लगा दी जाए? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। जो मैं कह रहा हूँ वही करो, इमरान ने कहा। अगर भीड़ें हमलावर ना हुई तो वो ना सिर्फ आग बुझाने की कोशिश करेंगे बल्कि वो तुमको भी तलाश करके घेर लेंगे। अब आपका मतलब समझिए जनाब, इस बात का ख्याल रखना कि जिस झोंपड़े के आगे लकड़ी का चबूतरा बना हुआ है और जो सबसे बड़ा है उसे आग ना लगे। समझ कोई खास बात है जनाब? हाँ, मतलब वह चीज़ उसी झोंपड़े में हो सकती है, इमरान ने दराज के लिबास के बारे में बतलाते हुए कहा। इस तरह तो हमारी मुहिम कामयाबी से हमकनार हो जाएगी जनाब। मैं भी यही चाहता हूँ, जब वो लोग बस्ती से भाग रहे हों तो मैं इस झोंपड़े में घुसकर कंप्यूटर निकाल लाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या करना होगा जनाब? मेरे अगले हुक्म का इंतज़ार, इमरान ने कहा। क्यों ना इन जंगलियों को भागते वक्त भून डाला जाए? ब्लैक ज़ीरो ने तजवीज़ पेश की, मगर इमरान ने उसे रद्द कर दिया। नहीं, मैं उनके खून से हाथ नहीं रखना चाहता। अगर ये बच गए तो आगे हमारे लिए रुकावट बन सकते हैं जनाब। उनको भीड़ें समझ लेंगी। काले सिफर, अक्ल इस्तेमाल करो, इमरान ने कहा। असलहा हमारे साथ आगे आएगा और अभी बहुत से जंगल मिलेंगे। ठीक है जनाब, कोई और बात तो नहीं पूछनी? नोवास दी एंड, इमरान ने कहा और दरख्त की आड़ से निकला है और उस जगह से रुका जहाँ तनवीर बैठा हुआ नुमानी से बात कर रहा था। तुम अपनी सिगार निकालो, इमरान ने तनवीर से कहा। क्यों? तनवीर ने उसे घूरते हुए कहा। इनमें से एक तुमको सुलगाना है? नहीं, तनवीर घबराया। नहीं, वो बदबूदार सिगार हरगिज़ नहीं पीऊँगा और एक नुमानी तुमको सुलगाना होगा, इमरान ने नुमानी से कहा। इमरान साहब, वो बहुत बदबूदार क्या हो जाएगी? चौहान ने एहतजाजन कहा। ये अहमक कैसे हुक्म देता है? तनवीर ने कहा। बकवास मत करो रफ़ादन, इमरान का लहजा बदल गया। इस बार वो ऐसे ही लहजे में बोला था कि उनको अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहरें दौड़ती महसूस हुई। क्या? तनवीर हकला कर रह गया। तुम पर चौहान और नुमानी अपने साथियों के साथ हवा के रुख पर बैठकर इस तरह सिगार सुलगाकर उससे कश लोगे कि धुआं तुम्हारे साथियों के सिरों पर चकराता रहे। मगर तनवीर ने फिर कुछ कहना चाहा। शट अप, इमरान घरा कर सर्द लहजे में बोला। ये काम ठीक 4 बजने में जब 1 मिनट हो उस वक्त करना इसके खिलाफ हुआ तो तुम सब समझ लूँगा। मगर उसका फ़ायदा, चौहान ने कहना चाहा। नगर इमरान से घूरता हुआ आगे बढ़ गया। तनवीर ने सिगार निकाल कर चौहान और नुमानी को दे दिए। फिर वो गज़ा से पेट भरने लगे। जंगली उनके चारों तरफ घूम फिर रहे थे। उस जगह से वो उस झोंपड़े को भी देख सकते थे जहाँ इमरान को कंप्यूटर की मौजूदगी का शुबा हुआ था। फिर ठीक 3:58 पर इमरान की जेब में मौजूद ट्रांसमीटर पर सीटी की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ठीक है, हम तैयार हैं, इमरान ने सर गर्दन झुकाकर कहा। अंदाज़ ऐसा था जैसे वो ऊँघ रहा हो। उसके करीब बैठे उसके साथी भी उसका जुमला ना सुन सके। मैं पत्थर फेंकने लगा हूँ जनाब, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। फेंक भी चुको, इमरान ने कहा। ठीक उसी लम्हे उसकी नाक में बदबूदार धुआं घुसा। उससे चंद कदम के फासले पर बैठे हुए चौहान ने सिगार सुलगाया और उससे कश लेकर धुआं सामने की रूह उगला, जो कि हवा खींच कर उनके सिरों पर ले आई थी। उनके साथी तनवीर और नुमानी के मुँह भी इंजन बन गए। वो जल्दी जल्दी धुआं उगल रहे थे। उनके चेहरों पर ऐसे ही तासुरात थे जैसे वो कोई कह आवर चीज़ निकल रहे हों। होशियार, इमरान जोर से चिल्लाया। अभी जंगलियों में भगदड़ मचने वाली है। तुम लोगों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आपको क्या इल्हाम हुआ है जनाब? सदीकी ने संजीदगी से कहा। इमरान ऐसे मौक़ों पर जबकि जान पर बनी हो इस वक्त तो संजीदा हो जाया करो, जूलिया ने इमरान को सरजनिश करने वाले लहजे में कहा। जो कहा है इससे ज़्यादा मत करना, इमरान घबराया। ठीक उसी लम्हे उन्होंने जंगलियों का शोर सुना। वो चीखते चिल्लाते दौड़ कर झोंपड़ियों में घुस रहे थे। ये क्या हुआ? जूलिया के मुंह से निकला। X2 हंगामा शुरू कर रहा है, इमरान ने कहा। अरे तो ये तो उड़ने वाले कीड़े हैं, दफादन मोमी चिल्लाया। उड़ने वाले कीड़े? जूलिया ने दोहराया। अंदाज सवालिया था। हाँ, आप जहरीली बिड़ें कह लीजिए। उनका काटा हुआ शायद ही बच सके। इतनी जहरीली होती हैं ये? जी हाँ, आदमी का बदन इतना सूजता है कि उसकी सांस की नालियाँ तक बंद हो जाती हैं तो और वो मर जाता है, मोमी ने बताया। ये लोग इसीलिए भाग रहे हैं, हमें भी यहाँ से भाग निकलना चाहिए, सदीकी ने कहा। जब तक ये जादुई धुआं तुम लोगों के गिर्द है वो भीड़ें इधर का रुख नहीं करेंगी, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? जूलिया ने पूछा। देखती रहो, इमरान ने कहा। चौहान और सदीकी, तुम लोग मेरे साथ आओ। आप क्या करना चाहते हैं इमरान साहब? मोमिन ने पूछा। हम लोग इसी जगह बैठे रहोगे। अगर सिगार का धुआं ख़त्म हो जाए तो मेरी सिगार जला लेना, इमरान ने तनवीर से कहा। और एक सिगार मुझे भी दे दो। तनवीर ने चुपचाप सिगार निकाल कर इमरान को थमा दिया। वो मुंह में लगे सिगार के कश लेते हुए मुंह नहीं बना रहा था। इमरान ने सिगार सुलगाया। उसका धुआं हलक में लिए बगैर उगला और दोनों को लेकर आगे बढ़ गया।
तुम लोगों ने वो जगह देखी है ना जहाँ उन्होंने हमारा असला रखा था? जी हाँ, वो बड़े झोंपड़े के बराबर वाली झोंपड़ी में रखा गया है, सिद्दीकी ने जवाब दिया। और इमरान बोला, तुम दोनों उसी झोंपड़ी में घुसकर स्टैंड करने और उनका सारा मैगज़ीन लेकर वापस अपने साथियों के पास चले जाना, और हाँ, सिगार एक लम्हे के लिए भी ना बुझे। और आप इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा। मैं बड़े झोंपड़े में जाऊँगा, इमरान ने कहा, और तुम लोगों को बड़ी फुर्ती दिखानी होगी क्योंकि चंद लम्हों में उन झोंपड़ों में आग लगने वाली है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्री ने आपको कॉल की थी। उसकी फ़िक्र मत करो, असलहा पर कब्जा करो। इमरान ने तेज़ी से बड़े झोंपड़े की तरफ बढ़ते हुए कहा, और जो भी राह रोके उसे ख़त्म कर डालो, झिझकना नहीं। ओके इमरान साहब, सिद्दीकी ने कहा, और वो झोंपड़े की तरफ बढ़ गए जिसमें असलहा रखा हुआ था। जबकि इमरान झोंपड़े की तरफ बढ़ गया, अंदर सिर्फ 2 जंगली सहमे हुए खड़े थे। उसे देखकर इमरान ने नेज़े से हमला किया, मगर इमरान ने झुकाई देकर उसका नेज़ा छीनकर दोनों को लम्हों में मौत के घाट उतार दिया। फिर वो नेज़ा फेंक कर फौज की दीवार पर बांस में लटकी स्टेन गन की तरफ लपका। स्टेन गन में पूरा मैगज़ीन मौजूद था। उसने उस अंदाज में स्टेन गन संभाली कि मौका पड़ने पर फ़ौरन ही फायर कर सके। फिर वो बड़ी तेज़ी से झोंपड़ी की तलाशी लेने लगा। थोड़ी सी देर के बाद उसे पत्तों और प्याल के एक ढेर के नीचे मतलूबा चीज़ मिल गई। वो एक दरमियानी संदूक के साइज़ नुमा डब्बा कंप्यूटर था, बड़ी अच्छी तरह ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में पैक किया गया था। इमरान ने उसे उठाया। वो इतना वज़नी था कि इमरान आसानी से उसे उठा सकता था। ठीक उस लम्हे उसने ऐसी आवाज़ सुनी जैसे सूरा इसरा फील फूंक दिया गया हो। उसने बड़ी तेज़ी से कंप्यूटर उठाया, और इसमें अभी तक वो डोरियां बंधी हुई थी जिससे पैराशूट बंधा हुआ था। शायद कपड़ा काट लिया गया था और पैराशूट की डोरियां खोलने की ज़रूरत नहीं समझी गई। उसने कंप्यूटर कमर पर उठाकर डोरियां सीने पर बांध दी और स्टैंड गन संभाल कर झोंपड़े के दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाजे के सामने से सैकड़ों बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें भाग रहे थे। सारी फिजा धुआंधार हो रही थी। उस धुएं में आग के शोले लपक रहे थे। वो इस वक्त तक अंदर रुका था जब तक कि जंगली ना भाग जाए। मैदान साफ होते ही वो दौड़ पड़ा था। जगह जगह झोंपड़े जल रहे थे और तेज़ हवा आग को एक से दूसरे झोंपड़े की तरफ मुंतकिल कर रही थी। इमरान आग से बचता हुआ दौड़ने लगा। और एक जगह उसे हल्का सा स्टेन का बर्स्ट भी मारना पड़ा, वो भी इसलिए कि सामने बढ़ जाने जंगली उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो अपने साथियों के पास पहुंचे, उनके चेहरे खिल उठे। इमरान ये हंगामा एक्सट्रा ने किया है, जूली ने बड़े जोश से बताया। मैंने खुद उसे एक घोड़े पर सवार झोंपड़ों को मशल से आग लगाते देखा है। ठीक है, भागने की तैयारी करो, इमरान ने कहा। और वो सोच रहा था कि उससे गलती हुई। अगर वो ब्लैक दीदी से कह देता कि उनके घोड़े उधर भिजवा दे तो यहाँ से भागने में आसानी होती, क्योंकि पूरी बस्ती हानि हो चुकी थी। अब आग की लपेट में थी। अरे वो क्या, दफातन जूलिया चौंकी। उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा। धुएं के स्याह मरकूलों में से 2 घुड़सवार बरामद हुए। फिर उनके पीछे बहुत से घोड़े धुएं की चादर से निकल आए। जब वो करीब आए तो इमरान के लोगों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो सब दोनों ढावर थे। जल्दी करो, इमरान ने कहा। और वो सब घोड़ों की तरफ दौड़ पड़ी। बड़ी तेज़ी से उन्होंने घोड़ों पर सामान लादा। फिर उन्होंने घोड़ों को एड़ लगा दी। उन्होंने वो रास्ता एहतियात किया जिस पर ब्लैक जीरो चल कर यहाँ पहुँचा, और वो हर लम्हा रफ्तार बढ़ा रहे थे। फिजा घोड़ों के टापों से गूंज रही थी, कहीं वो जल्दी आ न जाए। मोमी ने अच्छा जाहिर किया। मोमी, इमरान ने कहा। नहीं, इमरान ने कहा। उन्होंने दूसरी तरफ पर रुक किया। इमरान ने बताया, इसके अलावा उन लोगों पर उन्होंने भी हमला किया, इसलिए उनको अपना ही होश नहीं होगा। वो ताकुब क्या करी, फिर कोई नहीं बोला था। घोड़े सर पर दौड़ रहे थे। इमरान की कमर से कंप्यूटर बंधा हुआ था। इसके बावजूद वो घुड़सवारी में कोई दुश्वारी महसूस नहीं कर रहा था। वो कामयाबी से वापसी का सफ़र तय कर रहा था, जबकि उनके ऊपर में आग का तूफान पूरी बस्ती को निगल रहा था। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारी कहानी के तीसरे पार्ट F2 X2 के हंगामे का एहतमाम होता है। बताती चलूँ कि ये नीले शोले का तीसरा पार्ट था। नीला शोला एस कुरैशी का लिखा गया एक बहुत ही ज़बरदस्त सनसनीखेज़ नावल है, जिसका पहला हिस्सा नीला शोला, दूसरा हिस्सा नीले शोले की शिकारी, और अब तीसरा हिस्सा F2 और X2 के हंगामे का एहतमाम होता है। हमें दीजिए इजाज़त। अब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसी तरह के एक दिलचस्प नावल के साथ, लेकिन जाने से पहले हमारी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल लेना वो इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके साथ मौजूद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अब हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।